हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्रीन हब एकेडमी। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश के बाद आज हम पढ़ेंगे खिलजी वंश। खिलजी तुर्कों की 64 शाखाओं में से एक थे और चौथी शताब्दी तक ये अफगानिस्तान की हेलमंद नदी घाटी में आकर बस गए थे। खिलजियों के जो निवास स्थान है उसको खल्ज कहते हैं। अफगानी भाषा में खल्ज का अर्थ होता है गर्म प्रदेश और खिलजी यहीं के थे। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की समाप्ति के बाद नवीन खिलजी वंश का उदय हुआ, जिसे एक इतिहासकार हैं आरपी त्रिपाठी, उन्होंने खिलजी क्रांति नाम दिया। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का सुदूर दक्षिण तक विस्तार हुआ। खिलजी मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी के साथ भारत आ गए और दिल्ली सुल्तानों के अंतर्गत इन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य किया। ये मूलतः चंगेज खां के वंशज माने जाते हैं। अब देखते हैं जो दिल्ली सल्तनत है उसके अंतर्गत जो खिलजी वंश है उसके शासकों का क्रम क्या है। तो इसका पहला जो शासक है वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है। खिलजी, इनका शासनकाल है 1290 से लेकर 1296 तक। इसके बाद अगला शासक बनता है अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी ये 1296 से 1320 तक, 1316 तक। इसके बाद शासक बनेगा शहाबुद्दीन उमर। उमर 1316। इसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। खिलजी ये 1316 से 1320। अगला शासक है नासरुद्दीन नासिरुद्दीन खुसरो खां। और ये अंतिम शासक है अप्रैल से सितंबर 1320। तो ये था शासकों का क्रम। इसके बाद हम देखते हैं एक एक शासक की क्या विशेषता थी, उसके बारे में देखते हैं। तो पहला शासक है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ये खिलजी वंश का जो है संस्थापक है। संस्थापक है
जलालुद्दीन फिरोज खिलजी किस प्रकार से जो है खिलजी वंश की नींव डालता है, इसकी हम पीछे छोटी सी कहानी है कि जब बलबन का शासनकाल चल रहा था गुलाम वंश में, तो खिल जलालुद्दीन फिरोज खिलजी एक सेना नायक के रूप में जो है उसकी सेना में शामिल हुआ और कई मौकों मौकों पर इसने क्या किया, मंगोलों के आक्रमणों को विफल किया। इसके बाद कैकूबाद के शासनकाल में ये जो है समाना का सूबेदार रहा, जिसे उसने जो है सर जहांदार की उपाधि दिया था, सरे जहांदार की उपाधि। कैकूबाद ने जो है इसको ये जो है समाना का जो रहता है ये सूबेदार रहता है। और इसको सर ए जहांदार पद दिया रहता है, पद पर इसको बैठाया था। इसके बाद तो कैकूबाद ने इसे शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। उपाधि दी थी। इसके बाद क्या होता है कि कैकूबाद जो है इसको लकवा मार जाता है, लकवा ग्रस्त जब हो जाता है तो ये शासन चलाने में जो है असफल हो जाता है। तो यहीं से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है अपने आप को शासक के रूप में जो है दिल्ली सल्तनत का शासक के रूप में देखने लगता है। लेकिन जो तुर्की अमीर थे उन्होंने इसके अल्पवयस्क पुत्र शमसुद्दीन क्यूमर्स को जो है उत्तराधिकारी बना दिया। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्या किया, शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या करके वो खिलजी वंश की नींव डाल देता है। इसके बाद जब ये सुल्तान बनता है तो ये 70 वर्ष की आयु में चूंकि सुल्तान बनता है, जिस समय ये 70 वर्ष रहती है इसकी उम्र जब ये शासक बनता है, तो सर्वाधिक उम्र वाला सुल्तान बन जाता है। और जब ये सुल्तान बनता है तो इसको पता रहता है कि जो तुर्क अमीर हैं इसका विरोध करेंगे, तो इसने क्या किया, कैकूबाद की जो निर्मित महल था, राजमहल जिसको किलो खरी कहते हैं, वहां से इसने क्या किया, दिल्ली का की सत्ता का संचालन किया। किलो खरी से इसने क्या किया, शासन का संचालन किया। संचालन किया। इसके बाद यह अपनी उदारता और विनम्र स्वभाव के कारण जनता जब धीरे धीरे इसके ऊपर विश्वास करने लगती है, जब इसको एहसास हो जाता है कि अब जो है मुझे लोग पसंद करने लगे हैं, तब यह जो है ये किलो खरी से जो है दिल्ली में प्रवेश करता है। इसके बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 25 जून 1290 को जो है ये इसका इसका जो है राज्याभिषेक होता है। इसीलिए इसको इसके विनम्र स्वभाव के कारण जो है प्रोफेसर जो है राम शरण शर्मा, एक इतिहासकार है राम शरण शर्मा,
इन्होंने इसे कोमल हृदय वाला सुल्तान कहा है। सुल्तान कहा है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय 1292 में मंगोलों का जो है दिल्ली पर आक्रमण होता है। मंगोल आक्रमण होता है और मंगोल आक्रमण में जो मंगोल था हलाकू, उसका पौत्र था उलूग खां। उसने जब आक्रमण किया, हलाकू का पौत्र जो था, तो इसने क्या किया, मंगोलों का जो है सफलतापूर्वक इनके इनको दबाया, इनके युद्ध को। उसके बाद क्या किया, लगभग 4000 मंगोलों ने क्या किया, दिल्ली के पास जो है मुगलपुरी या मंगोलपुरी, वहां पर इन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया और वहीं पर क्या हुआ, वो बस गए। तो जो ये मंगोल वहां पर बसे इस्लाम धर्म कबूल करके, तो वही जो है नवीन मुसलमान कहलाए। तो ये मंगोलपुरी में है, या मुगलपुरी बोलते हैं, बस गए और नवीन मुसलमान कहलाए। 1292 में जब मंगोल आक्रमण, हलाकू का पौत्र जो है उलूग खां आक्रमण करता है, तो चूंकि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इस आक्रमण को दबाता है और मुसलमान जो 4000 मंगोल थे, वो इस्लाम धर्म कबूल करके दिल्ली के निकट जो है मंगोलपुरी में बस गए और नवीन मुसलमान कहलाए। इसके बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्या किया, उलूग खां से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। विवाह किया। इसके बाद इसने क्या किया, जो बलबन की लौह और रक्त की नीति थी, उसको इसने त्याग दिया और एक उदार नीति चलाया। उदार नीति या अहस्तक्षेप की नीति। चूंकि यह अपनी उदारता के लिए जाना जाता था। कहते हैं कि एक बार जब यह रणथंभौर की ओर बढ़ रहा था, विजय की ओर बढ़ रहा था, तो इसके कुछ सैनिकों या पदाधिकारियों ने जो है इसको जान से मारने की धमकी दी। तो जब इस बात का इसको पता चला, तो यह उनको मृत्यु दंड देने के बजाय उनको छोड़ देता है और ये कहता भी था कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूं। इसने इसका एक कथन है कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूं और किसी मुसलमान का रक्त नहीं बहा सकता।
इसका कथन है ये। इसीलिए डॉक्टर एस राय, इन्होंने इसे कृपालु सुल्तान कहा है। सुल्तान कहा है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसका जो भतीजा था अली गुरसाप्स या अलाउद्दीन खिलजी, इसको इसने क्या किया, देवगिरी या भिलसा के अभियान में भेजा था। पहले तो इसने भिलसा के अभियान में भेजा, भिलसा के अभियान से यह अपार धन संपत्ति लेके लौटा। इसके बाद जब देवगिरी भेजना था तो चूंकि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अपने पुत्र को भेजना चाहता था, लेकिन क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी बिना बताए जो है वह देवगिरी पे जाता है और वहाँ लूट-पाट करता है और अपार धन संपत्ति लेके वो जो है कड़ा मानिकपुर जो था वहाँ का उस गवर्नर था, तो वह जाके जो है सारी संपत्ति दिल्ली ना ले जाकर वह कड़ा मानिकपुर ले जाता है। जिससे यह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है बहुत नाराज होता है। जब यह पता चलता है कि यह देवगिरी बिना बताए गया है, तो जब आता है धन संपत्ति लूट के, तो यह खुश भी होता है लेकिन थोड़ा इसको दुःख भी रहता है कि बिना बताए गया है। चूँकि जलालुद्दीन फिरोज खिल वो अलाउद्दीन खिलजी को इसने क्या किया था, बचपन से पाला-पोसा था, तो जब अलाउद्दीन खिलजी को पता चला कि यह इनसे मिलने आ रहा है, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को इसके जो शासन में जो थे पदाधिकारी, इन्होंने मना किया कि वो आपको मार सकता है, आपके खिलाफ साजिश रचा है। लेकिन उन्होंने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्या किया, उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया और जब वह कड़ा मानिकपुर खिल अलाउद्दीन खिलजी से मिलने पहुंचा और जैसे ही गले उनसे मिला तो उसने क्या किया कि इनकी हत्या कर दी। उसके बाद इसकी मृत्यु में कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी गंगा के तट पे पहुंचा, तो अलाउद्दीन खिलजी जो है अपनी पूर्वत योजना बनाया था इसको मारने की। तो उसमें एक इसी का व्यक्ति था सलीम खान। तो जैसे ही वो उससे गले मिला तो इसने क्या किया, तलवार से पहले उसके पीठ पे वार किया, उसके बाद उसके सर को जो है धड़ से अलग कर दिया और भाले की नोक से लेके पूरे कड़ा मानिकपुर में उसके धड़ को जो है घुमाया गया था। कहावत ये भी है कि जब वो अंतिम समय में था सलीम खान, तो वह बस यही बातें चिल्लाता था कि जलालुद्दीन मेरा सर काटने आ रहा है। तो इस प्रकार से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की जो है मृत्यु हो जाती है और अगला सुल्तान बनता है अलाउद्दीन खिलजी। तो अगला शासक है अलाउद्दीन खिलजी। इसका समय काल है 1296 से 1316 एडी। अलाउद्दीन खिलजी, इसका जो जन्म हुआ था 1266-67 में लखनऊती में हुआ था। ये बंगाल में पड़ता है। उस समय बंगाल की राजधानी हुआ करती थी।
यह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा और दामाद था। कि बचपन का नाम जो था गुरसास्प था और इसके पिता थे शिहाबुद्दीन खिलजी। खिलजी और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसको जो है जलालुद्दीन ने इसे अमीर ए तुजुक पद दिया था। और ये जो है कड़ा मानिकपुर का गवर्नर था। ये वर्तमान में प्रयागराज में पड़ता है। गवर्नर था। तो चूंकि अलाउद्दीन खिलजी ये अपने आप को जो है दूसरा अलेक्जेंडर कहता था। प्रारंभ में इसकी इच्छा जो थी एक नवीन धर्म चलाने की थी। तो इसलिए इसने क्या किया, अपने आप को सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। विश्व विजेता बनना चाहता था ये। तो इसका एक मित्र था काजी अलाउल मुल्क। उसके कहने पर जो है ये अपनी इच्छा को त्याग देता है। उसका कहना था कि पहले तो वे संपूर्ण भारत को जीत लो, उसके बाद जो है विश्व को जीतना। तो इसने जो है सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। और काजी के कहने पर ये इच्छा जो है त्याग देता है। 1292 में ये इसने क्या किया, भिलसा पर आक्रमण किया और वहां से अपार धन संपदा जो है लूटा। उसके बाद 19 जुलाई 1296 को 19 जुलाई 1296 को इसने क्या किया, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी।
हत्या कर दी। और 21 अक्टूबर 1296 को यह क्या बलबन के लाल महल में जो है यह अपना राज्याभिषेक करता है। 21 अक्टूबर 1296 को तो 21 अक्टूबर 1296 को बलबन के लाल महल में जो है ये अपना राज्याभिषेक करवाता है। इसके बाद जो है यह अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने जो है निरंकुश राजतंत्र में विश्वास किया। और यह एक पहला शासक भी था जिसने धर्म को राजनीति से अलग रखा। तो अलाउद्दीन खिलजी यह जो है प्रथम शासक था जिसने पहली बार दक्षिण पर विजय की। तो पहली बार जो है चूंकि 1292 में ये जो है भिलसा पर आक्रमण करता है, उसके बाद 1296 में यह देवगिरी पर जो है विंध्याचल पर्वतमाला को पार करता है और देवगिरी पहुंचता है। देवगिरी में जो है वहां का शासक रहता है रामचंद्र, उसको पराजित करता है और वहां से जो है अपार धन संपत्ति लेके जो है ये कड़ा मानिकपुर आता है। क्योंकि इसको पता था कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था एक उदार शासक है और इसकी उदारता के कारण जगह जगह पर विद्रोह हो रहे थे। जैसे जो बलबन का भतीजा था मलिक छज्जू, इसने क्या किया, विद्रोह किया और उस विद्रोह को जो है इसने जो है दबाया। लेकिन धीरे धीरे कई जो अमीर तुर्क थे वो विद्रोह कर रहे थे। तो जलाल अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि इसकी इस प्रकार से उदारता रहेगी तो ये जो शासन है ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। तो ये बिना बताए चला जाता है देवगिरी, वहां से जब धन लूट के आता है तो अपनी सेना खड़ी करता है मजबूत। उसके बाद जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इससे मिलने आता है तो उसकी हत्या करके यह जो है अगला शासक बन जाता है। और शासक बनने के बाद इसने जो है कई महत्वपूर्ण कार्य किए। सबसे पहले हम इसको देखते हैं इसकी विजयों को कि उत्तर भारत में इसने कौन सी विजय की और दक्षिण भारत में कौन-कौन सी विजय की। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर भारत की इसकी विजय कौन-कौन सी हैं। चूंकि उत्तर भारत की विजयों में हम देखेंगे तो उत्तर भारत की विजयों में यदि हम देखें तो पहली जो विजय इसकी रहती है 1299 में। 1299 में ये गुजरात के खिलाफ करता है। यहाँ का राजा रहता है राय कर्ण बघेला। बघेला यहाँ का शासक रहता है।
और गुजरात युद्ध का नेतृत्व करते हैं उलूग खां और नुसरत खां। और नुसरत खां तो गुजरात जब विजय करते हैं तो जो रायकर्ण बघेला होता है ये पराजित होता है। जब पराजित होता है तो इन्होंने क्या किया, इसकी पत्नी थी कमला देवी। कमला देवी को जो है ये दिल्ली भेजते हैं, जिसमें वह जो अलाउद्दीन खिलजी होता है इससे विवाह कर लेता है। इसके बाद अगली जो विजय होती है उत्तर भारत की, 1301 में होती है। ये होती है रणथंभौर के खिलाफ। और यहाँ का शासक रहता है हम्मीर देव। हम्मीर देव और इसका नेतृत्व करते हैं यही उलूग खां और नुसरत खां। रणथंभौर में जो है पहले तो जब हमला होता है तो ये नुसरत खां जो है मारा जाता है। इसमें जो है नुसरत खां जो है ये मारा जाता है। उसके बाद अलाउद्दीन जो है स्वयं आता है और जब युद्ध होता है तो ये हम्मीर देव जो है इसकी पराजय होती है। इसकी जो एक रानी थी रंग देवी, ये इसके साथ ही जौहर कर लेती है। तो जौहर का पहला जो ऐतिहासिक मामला जो आता है वो इसी अभियान के तहत आता है। जौहर कर लिए तो जीत के बाद ये जो है इसका नाम रख देता है जलालाबाद। इसके बाद इसकी अगली विजय है अभियान है 1303 में। 1303 में चित्तौड़ के खिलाफ। और यहाँ का शासक रहता है राणा रतन सिंह। चूंकि मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है पद्मावत, और पद्मावत में ये बताया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण करने का एकमात्र उद्देश्य था कि पद्मावती जो थी उसको पाना। इसलिए वो उसकी सुंदरता पे जो है वो मोहित हो गया था। तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ का नेतृत्व जो करता है ये अलाउद्दीन खुद करता है। और जब इसकी विजय होती है तो 1303 में जब यह जीत के जाता है तो ये इसका जो राज्य का उत्तरदायित्व होता है अपने पुत्र जो है खिज्र खां के नाम पे को सौंप के चला जाता है। खिज्र खां बाद में इसका नाम खिजराबाद पड़ जाता है। क्योंकि ये कमला देवी से विवाह करता है तो इसका नाम देता है, इसको उपाधि देता है मल्लिकाए जहां की उपाधि।
जहां की उपाधि देता है। इसके बाद इसका जो अगला अभियान होता है 1305 में होता है। 1305 में 1305 में ये मालवा का अभियान करता है और यहाँ का शासक रहता है महलक देव। महलक देव। और जो सेनापति होता है वो आइनुल मुल्क मुल्तानी रहता है। जब ये मालवा पर आक्रमण करता है तो ये महलक देव जो है ये छोड़कर मांडू भाग जाता है मालवा को। इसके बाद इसका अगला जो अभियान है 1308 में सिवाना का अभियान है। और यहाँ का शासक रहता है शीतल देव। और जो सेनापति होता है वो कमालुद्दीन कुर्ग रहता है, जो कि इसकी यहाँ पर इसकी जो है पराजय होती है। और जो सिवाना का दुर्ग था सिवाना का उसका नाम रख देता है खुतबाबाद। खुतबाबाद। इसके बाद 1311 में अभियान होता है जालौर का। जालौर का। और यहाँ का शासक होता है कान्हदेव। कान्हदेव या कृष्णदेव। और सेनापति होता है कमालुद्दीन कुर्ग। काय जहां की उपाधि ये जो है यहाँ पे नहीं था, ये यहाँ पे था जो है इसका नाम जो है जलालाबाद रख देता है। बाद जी। तो ये थी उत्तर भारत की विजय। इसके बाद हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारत की विजय। दक्षिण भारत की विजयों में पहली जो विजय ये करता है 1296 में। 1296 में यह देवगिरी का अभियान करता है। और यहाँ का शासक होता है रामचंद्र। चंद्र। और इसकी जो नेतृत्व संभालता है खुद अलाउद्दीन खिलजी करता है। इसका नेतृत्व करता है। इसमें क्या करता है ये देवगिरी को जो है
इस रामचंद्र को परास्त करता है और उसके बाद इनसे जो है कर देने का जो है वादा करता है। तो ये यहाँ पे एक एलरिच प्रांत था। यहाँ से इन्होंने कहा कि हम आपको जो है कर देंगे। उसके बाद ये क्या करता है, 1307 में देवगिरी का ये पुनः अभियान करता है। और यहाँ का शासक यही रहता है रामचंद्र। चंद्र। और अब सेनापति रहेगा मलिक काफूर। मलिक काफूर। तो यहाँ पे क्या करता है, ये रामचंद्र को पराजित करता है और रामचंद्र को पराजित कर जो है इनको आत्मसमर्पण कर देते हैं और इनको भेज देता है दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इनका जो है सम्मान किया और इन्हें राय रायन की उपाधि दी थी। उपाधि दी थी। इसके बाद 1309 1309 में ये अभियान करता है वारंगल का। और यहाँ का शासक रहता है प्रताप रुद्र देव। प्रताप रुद्र देव रहता है और सेनापति होता है मलिक काफूर। मलिक काफूर जब यहाँ पर हमला करता है, आक्रमण करता है, तो यहाँ भारी मात्रा में लूटपाट करता है। तो प्रताप रुद्रदेव क्या करते हैं, इन्होंने अपने सोने की मूर्ति बनवाकर उसमें जो है सोने की जंजीर, गले में सोने की जंजीर डाल के आत्मसमर्पण कर दिया और कोहिनूर हीरा जो है इसको भेंट करता है। आत्मसमर्पण करता है, कोहिनूर हीरा भेंट करता है। इसके बाद अगला जो अभियान होगा 1311 में द्वार समुद्र के खिलाफ होगा। यहाँ का शासक रहता है वीर बल्लाल थर्ड। सेनापति यही रहता है मलिक काफूर। और ये इसमें जो है वीर बल्लाल जो है ये पराजित होता है। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो दक्षिण भारत में साम्राज्य विस्तार नहीं करना चाहता था। वो केवल इसलिए आक्रमण करता था ताकि वहां से वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वहां से कर वसूल कर सके। तो यहाँ पे जो है वीर बल्लाल पराजित होता है और भारी मात्रा में धन संपदा जो है लूट के जो है ये ले जाता है। इसके बाद जो अगला अभियान होगा 1313 में पांड्य के खिलाफ होता है। इसकी राजधानी रहती है मदुरै और इसमें
यहाँ पे 2 शासक होते हैं, 2 भाई होते हैं, सुंदर पांडे और वीर पांडे। चूँकि सुंदर पांडे जो है, वो मलिक काफूर से जो है मदद माँगता है राजगद्दी पर बैठने के लिए, तो सुंदर पांडे के पक्ष में मलिक काफूर जो है, वो अटैक करता है पांडे राज्य पे। और जब अटैक करता है तो वीर पांडे जो है वो भाग जाता है। उसके बाद ये सुंदर पांडे को जो है इसका उत्तरदायित्व देता है पांड्य राज्य का, और वीर पांड्य को जो है अपने साथ ले जाता है। तो यहाँ का शासक बनता है, पहले तो रहता है वीर पांड्य और सुंदर पांड्य। तो वीर पांड्य को जो है बंद कर। तो यहाँ पे था, ये डेट को लेके थोड़ा सा, ये है 1310, 1311 और ये है 1313। और 1313 में देवगिरी का ये फिर अभियान करता है। और यहाँ का शासक रहता है शंकर देव। शंकर देव। और मलिक काफूर यहाँ का भी नेतृत्व करता है। और चूंकि राम जब 1307 में यह हमला करता है, तो चूंकि ये आत्मसमर्पण कर देते हैं, इसके बाद जब ये शासक बनता है तो इसने क्या किया, इन दिल्ली सल्तनत को या खिलजी डायनेस्टी को कर देना जो है बंद कर देता है। तो इससे क्रोधित होकर ये देवगिरी पर जब हमला करता है, तो इस युद्ध इसमें जो है ये मारा जाता है, शंकर देव माना जाता है। और इसे जो है दिल्ली सल्तनत में मिला दिया जाता है। सल्तनत में जो है इसको मिला लिया जाता है। तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत और दक्षिण भारत के अभियान। यदि हम मैप के जरिए देख लें थोड़ा सा, यदि मैप से देखें तो ये है दिल्ली। तो दिल्ली से ये गुजरात है। यहाँ पे 1299 में ये क्या करता है, अपना पहला अभियान करता है। इसके बाद इसका दूसरा अभियान होता है, यही है रणथंभौर। 1301 में पहला अभियान करता है रणथंभौर का। 1303 में ये चित्तौड़ का अभियान करता है। और यहीं पे है कड़ा। कड़ा ये यहीं पे है वारंगल। 1300 वारंगल का अभियान करता है ये।
1301 या 3 के बीच। और ये है देवगिरी। देवगिरी जो है यहाँ पे जो है ये 1296 में यहाँ से करता है। फिर दोबारा ये जो है दिल्ली से जब करता है तो ये 1307 में करता है, 1311 में और 1313 में करता है। और यहीं पे है द्वार समुद्र। 1309 में। और ये है पांड्य। 1311 में यहाँ पे करता है। तो इस प्रकार से ये इसके अभियान थे। अब हम देखते हैं अलाउद्दीन की शासन की कुछ विशेषताएं क्या क्या थी। अलाउद्दीन के शासन की यदि हम विशेषता देखें इसने क्या किया, 1304 में मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए इसने जो किया, सीरी फोर्ट को जो है उसके किलेबंदी की। मंगोलों के आक्रमण से बचाव के लिए इसने क्या किया, सीरी फोर्ट की किलेबंदी की। और 1306 में इसने क्या किया, 1306 में 1306 में जो है मंगोलों की और खिलजी जो डायनेस्टी थी इनके बीच की जो सीमा थी वो रावी नदी थी। सीमा थी। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, अपने राज्य में विद्रोह से बचने के लिए इसने शराब पर जो है वो पाबंदी लगा दी थी। और वैवाहिक संबंधों पर भी रोक लगा दी थी। इसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी जो है पहला सुल्तान था जिसने स्थायी सेना रखी और उसे नगद वेतन दिया। स्थायी सेना को नगद वेतन दिया। इसने जो है भूमि को मापने का एक पैमाना दिया जिसे विस्वा कहा जाता है। मापने का पैमाना विस्वा दिया। इसके इसने क्या किया, राजस्व एकत्र करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जिसे कहते हैं दीवाने मुस्तखराज। ये राजस्व एकत्र करने के लिए था।
अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, कुछ किलों का निर्माण कराया, जैसे सीरी फोर्ट, हौज खास, जमात खाना, मस्जिद, अलाई दरवाजा, इसका निर्माण किया। इसने क्या किया, इसकी एक मंत्री परिषद थी। तो इसकी यदि मंत्री परिषद को देखी जाए, मंत्री परिषद को, इसमें जो है एक था दीवाने वजारत, यानी मुख्यमंत्री हुआ करता था, मुख्यमंत्री। दूसरा था, इसको वजीर भी कहते हैं, वजीर। दूसरा था दीवाने इंसा, दीवाने इंसा, यानी शाही आदेश का पालन करने वाला, पालन करने वाला। दीवाने आरिज, आरिज, ये था सैन्य मंत्री। एक था दीवाने रसातल, यानी जो विदेश विभाग था, रसातल, ये विदेश विभाग संभालता था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार नियंत्रण अधिकारी थे वो कौन कौन से थे, उसको देखते हैं। बाजार नियंत्रक अधिकारी, बाजार नियंत्रक अधिकारी में ये देखेंगे तो एक था सहना मंडी, सहनाई मंडी, ये था बाजार अधीक्षक। दूसरा था दीवाने रियासत, यानी बाजार नियंत्रक। बाजार नियंत्रक। इसके बाद था सराय अदल, सराय अदल जो था वो न्याय अधिकारी था, अधिकारी था। इसके बाद था बरीद मंडी, बरीद ए मंडी, ये बाजार निरीक्षक था, निरीक्षक।
एक था मुनहैन, मुन्नी, कैसे लिखेंगे? मुनहैन, प्रकाश लिखेंगे, मुनहैन, ये गुप्तचर था। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी की मंत्री परिषद और बाजार नियंत्रक अधिकारी। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी की कुछ विशेषताएं हैं, उसको देख लेते हैं, उसके बाद अगला शासक देखेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, इसने दो नए कर लगाए थे। एक घर के लिए ग्रही कर, घर के लिए ग्रही कर, और चारागाह के लिए घरी कर, ये दो कर इसने लगाए थे। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे 1303 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना को काकती जो शासक थे उन्होंने पराजित किया था। ये पीसीएस के एग्जाम में पूछा भी गया है। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो रहा करते थे, और जिनकी रचना है खजाइन उल फुतूह, फुतूह। अमीर अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जो है अमीर हसन देहलवी रहते थे, जिन्हें भारत का सादी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण विजयों की जानकारी, इसके विजय की जानकारी वर्णीकृत तारीख फिरोज शाही, अमीर खुसरो की खजाइन उल फुतूह और इसामी की फुतूह उस सलातीन से मिलती है। मिलती इस प्रकार से ये था अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद अगला शासक आएगा शहाबुद्दीन उमर। अगला शासक है शहाबुद्दीन उमर।
अगला शासक है सिहाबुद्दीन उमर। यह जो है रामचंद्र की पुत्री झत्यपाली का पुत्र था। और मलिक खुसरो, ये मलिक काफूर जो है इसको षड्यंत्र करके राजगद्दी पर बैठाता है। मलिक काफूर, इसे जो है 1000 दिनारी भी कहा जाता है। क्योंकि गुजरात अभियान के समय जो है नुसरत खान ने इसे 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए इसका नाम था 1000 दिनारी। तो इसकी सहायता से जो है ये बैठता है। और जब इसको पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है देवगिरी में जो है ये बीमार पड़ गया है, तो ये जब देवगिरी की ओर जाता है तो ये क्या काम करता है कि जो खिज्र खां है उसको राजगद्दी से हटा देता है। उसके बाद जो इसका इसके 2 पुत्र थे, मुबारक खां और सादी खां, इनको जो है ग्वालियर में कैद करवा के इनको अंधा करवा देता है। और उसके बाद जो है इसकी जो है शिहाबुद्दीन उमर की हत्या कर दी जाती है, और साथ में जो है अमीर तुर्कों ने जो है इसकी भी हत्या कर दी। तो अगला शासक बनता है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। खिलजी कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो है 1316 से 1320 एडी तक ये शासक रहता है। बर्नी के अनुसार ये चरित्रवान राजकुमार था। ये चरित्रवान कुमार था। इसने जो है खलीफा की उपाधि धारण की थी। धारण की थी 1318 में इसने क्या किया, देवगिरी को दिल्ली सल्तनत में पूरी तरीके से मिला लिया। 1318 में देवगिरी को दिल्ली सल्तनत में जो है ये मिला लेता है। इसका नाम रखता है खुतबाबाद। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बारे में कहा जाता है कि यह स्त्रियों स्त्रियों की के वेश में जो है का वस्त्र पहनकर दरबार में आता था। और बरनी के अनुसार ये कभी-कभी नग्न अवस्था में जो है दरबार में दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। नग्न होकर इसके बाद अगला शासक बनता है खुसरो खां। खुसरो नासिरुद्दीन खुसरो खां, जो कि अंतिम शासक होता है। इसकी हत्या करके जो गाजी मलिक होता है वो तुगलक वंश की नींव डाल देता है। इसी की हत्या करके गाजी मलिक
और इसी गाजी मलिक को अलाउद्दीन खिलजी जो है मंगोल आक्रमण से बचने के लिए उत्तर पश्चिम में तैनात किए रहता है कि उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र था यहाँ पे जो है ये तैनात किए रहता है। और यहीं पे तैनात था इससे पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। वो जो है क्यूमर्स की हत्या करके खिलजी वंश की नींव डालता है, तो गाजी मलिक जो है इसकी हत्या करके तुगलक वंश की नींव डाल देगा। तो अगला जो राजवंश होगा वो तुगलक राजवंश होगा।